हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो आपके जीएस पेपर 1 के एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का है। और आज का जो हमारा टॉपिक है एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसे मदर ऑफ ऑल रिवॉल्यूशंस के नाम से जाना जाता है, एंड दैट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है 1750 में यूके से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को समझने के लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की कहानी ही कहीं ना कहीं 13th-14th सेंचुरी से शुरू होती है, क्योंकि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले यूरोप से बाहर निकला था इंडिया ढूंढने के लिए, लेकिन गलती से उसने ढूंढ लिया अमेरिका और वहां के लोगों को नाम दिया रेड इंडियंस। और क्रिस्टोफर कोलंबस की ही देखा दाखी 1498 में वास्को डी गामा जो है वो पोर्तुगल से बाहर निकलकर आता है और इंडिया ढूंढ लेता है और कालीकट जो बंदरगाह है वहां पर उतरता है और इंडिया की खोज करता है। लेकिन इंडिया की खोज की गई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया के रास्ते की खोज की गई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब वास्को डी गामा पहली बार इंडिया पहुंचता है तो उसे लगता है कि इंडिया में सिविलाइजेशन के नाम पर तो कुछ होगा ही नहीं, लगता है कि सारा कुछ यूरोपियंस को ही इंडियंस को सिखाना पड़ेगा। लेकिन वास्को डी गामा को क्या पता था कि जब तक 1498 एडी तक वो इंडिया पहुंचता तब तक इंडिया अपनी 3-3.5 साल की जो सिविलाइजेशन है वो देख चुका था। जब तक वास्को डी गामा इंडिया पहुंचता तब तक इंडिया जो है एज अ सिविलाइजेशन के तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, प्री मौर्यन, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धन, प्री मिडिवल रीजन, 1206 का दिल्ली सल्तनत, ये सब कुछ देख चुका था। शायद वास्को डी गामा अगर 28 साल थोड़ा सा और लेट आता तो इंडिया में बाबर को भी देख के जाता। लेकिन जब वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा तो उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था कि यहां पर इंडिया में किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि जब वो केरल में पहुंचा तो उसने सबसे पहली बार इंडिया के मसाले चखे, जिसका टेस्ट बड ही शायद यूरोपियंस ने कभी डेवलप नहीं किया था। और फिर इंडिया के ईस्टर्न साइड पे और वेस्टर्न साइड पर जाकर देखा तो कॉटन की वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर और प्लांटेशन इन द वर्ल्ड होता था। उस टाइम पे ढाका जो आज बांग्लादेश में है लेकिन उस वक्त इंडिया में होता था, वहां का एक कॉटन जो आज भी बहुत फेमस है जिसे मजलिन के नाम से जाना जाता है, उसे फेदर ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि वो कॉटन इतना ज्यादा हल्का और इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है कि जब आप उसके कपड़े पहनते तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ पहना ही नहीं है, इसीलिए उसे फेदर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। और इसी तरीके से वास्को डी गामा ने सस्ते में यहां से कॉटन और स्पाइसेस खरीदे और यूरोप में जाकर महंगे में बेचा, और ऐसी कई ट्रिप्स लगाई। और जब इस तरीके के जो सामान है, रॉ मटेरियल हैं इंडिया के, वो यूरोप में जाके फेमस हुए, तो यूरोप की जो अलग अलग कंट्रीज थी जैसे कि पोर्तुगीज या फिर यूके या फिर स्वीडन, फ्रेंच, ये सारे के सारे इंडिया आने लगे। और इन सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि जो काम वास्को डी गामा ने अकेले किया है वो हम लोग एज अ कंट्री, एज अ कंपनी स्टैब्लिश करके क्यों नहीं कर सकते। और पोर्तुगीज सबसे पहले इंडिया आए और गए भी सबसे एंड में, और उसके बाद ब्रिटिशर्स और बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इंडिया आती रही। और इसी के बीच में यूके ने सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से फायदा उठाया इंडिया के रॉ मटेरियल्स का, क्योंकि 1600 में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अपनी कंपनी यहां पर सूरत में एस्टैब्लिश की थी, मुगल एम्परर्स या रूलर से परमिशन लेकर। और फिर ब्रिटिशर्स के दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना इंडिया का जितना भी रॉ मटेरियल है उसको यूके में ले जाया जाए, यूरोप में ले जाया जाए और उसे फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाए। जैसे इंडिया के कॉटन को लेकर हम यूके में टेक्सटाइल मिल्स एस्टैब्लिश करेंगे और उन टेक्सटाइल मिल से जो कपड़े निकल कर आएंगे हम उसको पूरे के पूरे यूरोप और पूरे इंडिया, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलियन रीजन में बेचेंगे, एंड वी विल बी द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और जब ये प्लान यूके ने एस्टैब्लिश किया 1750 में, इसी चीज को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आपको बहुत सारे अलग अलग रीजन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरी एक इसका बहुत बड़ा रीजन है ही, क्योंकि अगर इंडिया की खोज कभी हो नहीं पाती तो शायद ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कभी स्टैब्लिश ही नहीं हो पाता। अच्छा, इसे जरा सा भी पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूके इज एक्चुअली द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। यूके के इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पैसा लगा था, जो रॉ मटेरियल लगा था, वो सारा का सारा इंडिया का था। यू विल नॉट बिलीव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे
तो उस टाइम पर इंडिया जो है वर्ल्ड की 32% जीडीपी एक वक्त में होल्ड करता था, और जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए तो हमारी जीडीपी लिटरली 1% से भी कम हो चुकी थी। दैट वाज बेसिकली द प्रॉब्लम। अब यहां पर हम लोग एक और चीज देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो यूके ने शुरू कर दी अपने देश में 1750 में, लेकिन फैक्ट्रीज के लिए आपको लोहा चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है, स्टील चाहिए होती है, मशीन्स चाहिए होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, बहुत सारे इन्वेंशन चाहिए होते हैं, और इनमें से बहुत सारे इन्वेंशन हमें एक्चुअली में यूके में ही देखने को मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन था यूके में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के शुरू होने का। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। एग्जाम्पल के तौर पर स्टीम इंजन को न्यू कॉमन ने इन्वेंट किया था, लेकिन बाद में इसे डेवलप किया गया जेम्स वॉट के द्वारा। वहीं अगर हम लोग देखें तो जो कॉटन जेन है उसको भी एलिस विटनी ने डेवलप कर लिया था, जिससे बेसिकली क्या है कि कॉटन के रेशे को अलग अलग करके फिर उसे भिगाकर साफ करके साथ में बांध के उसका बड़े बड़े कपड़ों का थान बनाया जाता था। इसके बाद सिलाई मशीन का भी इन्वेंशन हो गया। अब यहां पर कोल का जो डिस्कवरी है वो भी सबसे पहले यूके में हुआ, क्योंकि अगर आप किसी देश में फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री चला रहे हो तो बिना इलेक्ट्रिसिटी या बिना बिजली के तो वो चलेगी नहीं, और उस वक्त तो ऑब्वियस सी बात है कि सोलर एनर्जी जैसी कोई रिन्यूएबल एनर्जी का इन्वेंशन हुआ नहीं था, कोयले से बिजली बनाई जाती थी। जैसे आज भी कई बार बहुत सारी बिजली जो है इंडिया में कोयले से ही बनाई जाती है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी का आपका ऐसे एग्जाम्पल है। फिर इसके अलावा आयरन और स्टील की भी डिस्कवरी सबसे पहले माइंस के थ्रू यूके में ही हुई, तो यहां पर कमर्शियल लेवल पे भी इसको इस्तेमाल किया गया। स्टीम बोट्स जो हैं उसका भी इन्वेंशन फुलटन ने किया, यानी ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व होती दिखी। यानी जो जो चीजें यूके को यहां पर चाहिए थी इन्वेंशन के लिए या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को शुरू करने के लिए, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यूके ने कॉलोनाइजेशन सिर्फ इंडिया का नहीं किया। यूके ने यह सोचा कि अगर सिर्फ इंडिया को हम लोग कॉलोनाइज कर लेते हैं तो हमें इतना सारा रॉ मटेरियल मिल रहा है, सो व्हाई नॉट गो बियॉन्ड इंडिया। और उसके बाद श्रीलंका या फिर साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, पूरा का पूरा अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन रीजन, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी यूके ने कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा था जब यह कहा जाता था कि यूके के अंडर इतनी कंट्रीज हैं, 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, दैट द सन नेवर सैट in the British Empire because the God even could not trust the Britishers in the dark. खैर, तो यहां पर कॉलोनाइजेशन का जो बेसिकली मोटो है ब्रिटिशर्स का, हमें 1750 के बाद थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, अगर आपको किसी भी देश को गुलाम बनाना है तो 3 तरीके की जो पावर्स हैं उस देश की आपको अपने अंडर लेनी पड़ती है, मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर और फाइनेंशियल पावर। और ब्रिटिशर्स ने 1750 से पहले नहीं सोचा था कि हम इंडिया को गुलाम बनाएंगे, क्योंकि उस वक्त तो उनका इंटेंशन यह था कि इंडिया के साथ सिर्फ बिजनेस करना है, धंधा करना है, रॉ मटेरियल यहां से उठाना है, फाइनल गुड्स बनाने और फिर पूरी दुनिया को कपड़ा बेच के अमीर बनना है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1750 के बाद यह सोचा कि जो रॉ मटेरियल हमें इंडिया से सस्ते में मिल रहा है और उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, अगर यही रॉ मटेरियल हमें इंडिया से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगा तो हमारा तो प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब एस्टैब्लिश करने की बात ब्रिटिशर्स ने सोची, उसके बाद ये डिसाइड किया कि अब हम इंडिया को गुलाम बनाएंगे। इसका सबसे बड़ा हमें एक एग्जाम्पल या प्रूफ देखने को मिलता है कि वॉर ऑफ प्लासी जो है वो 1757 में हुआ। अब आप ये सोचिए कि ब्रिटिशर्स तो अपनी पहली कंपनी इंडिया में 1600 में एस्टैब्लिश कर चुके थे, उसके 150 साल बाद हमें क्यों वॉर ऑफ प्लासी देखने को मिलता है? 1750 से भी तो पहले वॉर ऑफ प्लासी हो सकता था, या 1700 से पहले हो सकता था, 1650 के पहले हो सकता था। ये सब कुछ 1750 के बाद ही क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया 1750 के बाद कि वॉर ऑफ प्लासी जीतेंगे। उन्होंने वो जीती, मिलिट्री पावर अपने हाथ में रखी। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध जीता, मिलिट्री पावर पूरी तरीके से अपने हाथ में रख ली। 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी की, जिसके तहत उन्होंने बंगाल, बिहार और ओडिशा के जो टैक्स
थे उनको पूरा का पूरा कलेक्ट करने की अथॉरिटी ले ली और फाइनली 1773 में अपना पहला रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए, जिसके थ्रू पॉलिटिकल पावर भी ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख ली। यानी 57 और 64 में प्लासी और बक्सर के वॉर से मिलिट्री पावर अपने पास ले ली, 1765 के अलावा ट्रीटी से उन्होंने फाइनेंशियल पावर अपने पास ले ली और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उन्होंने पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले ली। हम लोग यहां पर 1757 से मानते हैं कि इंडिया को गुलाम बनाना शुरू किया गया, इसलिए तो हम ये कहते हैं कि भारत अंग्रेजों का 200 साल तक गुलाम रहा था। 400 साल हम लोग नहीं कहते, जबकि ब्रिटिशर्स तो 1600 में आ चुके थे, क्योंकि अगर आप 1947 को 1757 से माइनस करते हैं तो 190 साल निकल कर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग 200 साल गुलाम रहे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो रियल इंटेंशन है हमें गुलाम बनाने का, वो 1757 में देखने को मिलता है। और जो कॉलोनाइजेशन ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ किया, वही कॉलोनाइजेशन ब्रिटिशर्स ने दूसरे कॉन्टिनेंट की दूसरी कंट्रीज के साथ किया। जितना एक्सप्लॉइट हमें किया है उतना ही एक्सप्लॉइट दूसरी कंट्री को किया है। अमेरिका को भी कम एक्सप्लॉइट नहीं किया, अफ्रीका को भी कम एक्सप्लॉइट नहीं किया। अमेरिका को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया वो हम लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन में आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज करके वहां के रॉ मटेरियल जबरदस्ती उनसे छीन के, चुरा के, लूट के अपने देश लेके जाते थे, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते थे और फिर वापस हम ही को महंगे में बेचते थे। यानी हमारे सस्ते दाम की चीजें खरीद कर हम ही को महंगे में बेचना। इसीलिए तो दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ने कहा था कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। तो कॉलोनाइजेशन भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। वहां पर हम लोग उसके बाद देखते हैं कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया गया, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग दाल, चावल, गेहूं, गन्ना ये सब उगाते थे। ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती हमारे साथ की कि आप गेहूं, दाल, चावल मत उगाइए, कॉटन उगाइए, इंडिगो की खेती करिए, नील की खेती करिए, यानी सिर्फ उन चीजों की खेती करिए जो उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्हें फायदा पहुंचाए। नील की खेती करने की वजह से तो हमारी आज तक जमीनें न जाने कितने शहरों, गांव और स्टेट्स में आज भी बंजर पड़ी हैं, क्योंकि नील की खेती का करने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता था कि जब भी आप इंडिगो की खेती लगातार 3 साल तक करते थे तो उसके बाद आपकी जमीन बंजर हो जाती थी। लेकिन इंडिगो की खेती क्यों करवाते थे? क्योंकि उस वक्त पे केमिकल डाई कलर्स जो थे उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, और नील की खेती से जो नील के फूल उगते थे उसी का रस निकालकर कपड़ों को डाई किया जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने अपने कुछ पैसों के लिए लिटरली पूरी तरीके से हमारी एग्रीकल्चर को बर्बाद कर दिया, यह भी चीज है। और साथ ही साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर डेवलप करते गए, और इस वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटिशर्स के लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। अब आप एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि यूके के अलावा फ्रेंच, पोर्तुगीज, बाकी सारी कंट्रीज आई हुई थी इंडिया, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले यूके ने ही क्यों एस्टैब्लिश किया? अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यूके सिर्फ एक कंट्री नहीं है, यूके एक आइलैंड है जो चारों तरफ से बेसिकली पानी से घिरा हुआ है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप एक थ्योरी पढ़ते हैं एल्फ्रेड वेबर की, नॉट एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन पैलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी हुई है। मैं बात कर रहा हूं एल्फ्रेड वेबर की, WEBBER, जो एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की थ्योरी दी थी। और एल्फ्रेड वेबर ने ह्यूमन ज्योग्राफी में यह थ्योरी दी हुई है कि अगर आपको अपनी इंडस्ट्री को किसी भी तरीके से सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए कुछ आपको कैरेक्टराइजेशन कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आपको चाहिए होता है रॉ मटेरियल जो इन्हें इंडिया से मिल ही रहा था। दूसरा चाहिए होता है आपको ट्रांसपोर्टेशन। अब यूके जो है वो कमर्शियली अपनी नेवी को डेवलप कर चुका था, आइलैंड होने की वजह से इनको ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत ज्यादा फायदा होता था। तीसरा चाहिए होता है आपको चीप लेबर, यूके के कंट्री साइड एरिया में चीप लेबर भी अवेलेबल था। चौथा आपको चाहिए होता है मार्केट। इंडिया और पूरा का पूरा यूरोप इनके लिए मार्केट था, क्योंकि सस्ते में हमसे माल खरीद कर महंगी चीजें बना के हमें महंगे में बेचते थे। और पांचवी और आखिरी चीज आपको चाहिए होती है पावर। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और कोयले से ये बिजली बनाते ही थे। ये 5 फैक्टर होते हैं इंडस्ट्री को सक्सेसफुल बनाने के लिए एल्फ्रेड वेबर की थ्योरी के द्वारा, और ये पांचों फैक्टर यूनाइटेड किंगडम ने अपने लिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सक्सेसफुल बना ही लिए थे। इसीलिए 1750 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमें सबसे पहले यूके में स्टार्ट होती दिखती है, और यही वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहानी है जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की बाकी रिवॉल्यूशन को भी कवर करती है, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो, अमेरिकन सिविल वॉर हो, यूनिफिकेशन ऑफ इटली या जर्मनी हो, वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो। इसीलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हम मदर ऑफ ऑल रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री की दूसरी रिवॉल्यूशंस को आगे बढ़ाती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद IAS Origin, like, share and subscribe this channel. I'll see you in the next video. Thank you very much.